गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम करंट अफेयर्स की क्लास स्मार्ट सिटी अवार्ड से शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, यह करंट अफेयर्स क्लास का आज अगली कड़ी है जिसमें कुछ महत्वपूर्ण नेशनल टॉपिक्स को कवर करेंगे और देखेंगे जो एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आने वाले बहुत सारे पीसीएस एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है। झारखंड हो, बिहार हो या यूपी हो, उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक आज हम देखने जा रहे हैं। इसी क्रम में हम यह देख रहे हैं स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020। ठीक है, केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने यह क्या किया है, जून 2021 में इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्स्टेंट 2020 के विजेताओं की घोषणा की है। ठीक है, यह अलग अलग शहरों को आधार बना के कुछ महत्वपूर्ण पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि शहरों में कार्यपालिका, संस्कृति, पर्यावरण, साफ सफाई, अर्थव्यवस्था, पानी की व्यवस्था, इस तरह के या अर्बन मोबिलिटी, इस तरह के पैरामीटर को आधार बनाते हुए इस शहरों का आकलन किया गया है और उन्हीं शहरों में से विजेता स्मार्ट सिटी शहरों को चुना गया है। और यह काम किसने किया है? केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने किया है। ठीक है, और इसी का अनाउंसमेंट जून 2021 में किया गया है, 2020 के रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए। इसमें हम जो प्रश्न बन सकते हैं वो यह बन सकते हैं कि शहरी वर्ग में इंदौर को, जो मध्य प्रदेश में है, और सूरत को, जो गुजरात में, उसको स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 का संयुक्त विजेता घोषित किया गया है। किसको? इंदौर और दूसरा है सूरत। इंदौर एमपी में है और सूरत गुजरात में। इन दोनों को संयुक्त रूप से इसका विजेता घोषित किया गया है। ठीक है, शहरी वर्ग में। किसमें? शहरी वर्ग में। ये याद रखना है, शहरी वर्ग में इन दोनों को, इंदौर को और सूरत को, स्मार्ट सिटी अवार्ड का संयुक्त विजेता घोषित किया गया। अगर राज्यों की श्रेणी की बात करें, तो हम क्या देखते हैं कि राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को शीर्ष स्थान मिला है। किसको? राज्यों की श्रेणी में किसको? यूपी को शीर्ष स्थान मिला है। ठीक है, वही मध्य प्रदेश और तमिलनाडु को, इसको रैंक 1, दूसरे रैंक पे एमपी है और तीसरे रैंक पे तमिलनाडु है। राज्यों की श्रेणी में यूपी को पहला स्थान मिला है, दूसरा स्थान मध्य प्रदेश को मिला और तीसरा स्थान तमिलनाडु को मिला। शहरों की श्रेणी में इंदौर और सूरत को स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 का संयुक्त विजेता घोषित किया गया है। इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि पहला प्रश्न तो यही बन सकता है कि स्मार्ट सिटी जो अवार्ड है वो किस मंत्रालय के द्वारा घोषित किया गया है? तो ये केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा घोषित किया। इसमें शहरी वर्ग में सूरत और इंदौर दोनों को संयुक्त विजेता घोषित किया गया है। और राज्यों की बात करें तो राज्यों में यूपी को प्रथम स्थान मिला है, मध्य प्रदेश को द्वितीय स्थान मिला है और तीसरा स्थान तमिलनाडु को मिला है। ठीक है, ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हमने आपको अभी पैरामीटर के बारे में भी बताया कि किस पैरामीटर को ध्यान में रख के, किस मापदंडों को ध्यान में रख के ये विजेता घोषित किए गए हैं। ये आपको मैंने अभी बताया है कि बहुत सारे, जैसे साफ सफाई, पर्यावरण, संस्कृति, वहाँ पे शहरों की कार्यपालिका की क्या भूमिका है, पानी की व्यवस्था कैसी है, अर्बन मोबिलिटी कैसी है, इन सारे पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए, परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए शहरों को और राज्यों को यह रैंकिंग और अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं। तीसरा चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है वह यह है
कि मंत्रालय के द्वारा कोविड इनोवेशन श्रेणी में महामारी के विरुद्ध बेहतर और नए तरीके से काम करने वाले शहरों को भी सम्मानित किया गया है। और इस श्रेणी में क्या किया गया है, दो महाराष्ट्र के कल्याण शहर को और उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर को संयुक्त विजेता घोषित किया गया है। जो कोविड में जिन शहरों ने बेहतर परफॉर्मेंस दिया है स्वास्थ्य के नज़रिए से, उनको भी विजेता घोषित किया गया। और इसमें महाराष्ट्र के कल्याण और एक और शहर है महाराष्ट्र का डोंबिवली, कल्याण व डोंबिवली, तथा यूपी का बनारस शहर, इन दोनों को कोविड के महामारी के दौरान खासतौर से स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए इनको विजेता घोषित किया गया है। आपको ये चीज़ याद रखना है, ये इस पे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि यह इस तरह का मंत्रालय के द्वारा कई 2-3 सालों से किया जा रहा है। तो इस बार यह नया एक विजेता घोषित किया गया है, एक नए तरीके से, नए मापदंड के आधार पर। तो ये आपको याद रखना है। अगर स्मार्ट केंद्र, इस सबसे स्मार्ट केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में बात करें तो कौन शीर्ष पे रहा है, तो उसमें चंडीगढ़ का नाम आता है। अगर यूटी की बात करें, यूनियन टेरिटरी की बात करें स्मार्ट शहर के रूप में, तो 1 नंबर पे चंडीगढ़ आता है। ठीक है। और इसी क्रम में हम क्या देखें तो एक और प्राइज की घोषणा इस समय की गई है कि इंदौर को एक नया अवार्ड दिया गया है। वो अवार्ड है इनोवेटिव आइडिया अवार्ड। ठीक है, इनोवेटिव आइडिया अवार्ड इसको दिया गया है, इंदौर को दिया गया। ये 4-5 पॉइंट जो है इस टॉपिक के, ये महत्वपूर्ण है और इससे अगर प्रश्न पूछा गया तो इसी से पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ को दिया गया है, इनोवेटिव आइडिया के अवार्ड इंदौर को दिया गया है। ठीक है, और कोविड के दौरान बेहतर परफॉर्मेंस, बेहतर तरीके से काम करने वाले शहरों की लिस्ट में इसको कल्याण और डोंबिवली को जो महाराष्ट्र में है और उत्तर प्रदेश के बनारस को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया है। शहरों की श्रेणी में इंदौर और सूरत को विजेता घोषित किया गया है। और अगर राज्यों की श्रेणी में बात की जाए तो उत्तर प्रदेश को शीर्ष राज्य का दर्जा दिया गया है, अच्छा स्मार्ट सिटी के तौर पे परफॉर्मेंस देने में। और दूसरे नंबर पे एमपी और तीसरे नंबर पे तमिलनाडु का स्थान है। तो इस पे इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं और इसी तरह के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। इस पे यूपी में प्रश्न पूछे भी गए हैं, आपको इस तरह का ध्यान रखना है। ठीक है, अगर इसी में एक और महत्वपूर्ण बात उभर के आती है कि स्मार्ट सिटी लीडरशिप अवार्ड भी इस स्मार्ट सिटी के जो विजेताओं की घोषणा की गई है उसमें एक प्राइज ये भी था कि स्मार्ट सिटी लीडरशिप अवार्ड, स्मार्ट सिटी लीडरशिप अवार्ड भी दिया गया है। और यह अवार्ड किसको दिया गया है? अहमदाबाद को दिया गया है, बात को दिया गया है। और दूसरे स्थान पे इसमें बनारस आता है और तीसरे स्थान पे रांची आता है, और तीसरे स्थान पे रांची आता है। ये याद रखना है। स्मार्ट सिटी लीडरशिप अवार्ड पहले नंबर पे अहमदाबाद, दूसरे नंबर पे बनारस और तीसरे नंबर पे रांची का स्थान है। तो इस तरीके से जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं इससे जुड़े हुए वो यही है कि केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा इस प्राइज की घोषणा की गई है स्मार्ट सिटीज अवार्ड की, और यह जून 2021 में की गई। इसमें संयुक्त शहरी वर्ग में संयुक्त रूप से इंदौर और सूरत को विजेता घोषित किया गया है। राज्यों की श्रेणी में पहले नंबर पे यूपी आता है, दूसरे नंबर पे एमपी आता है, तीसरे नंबर पे तमिलनाडु आता है। अगर कोविड महामारी को बेहतर ढंग से इसका समाधान करने या बेहतर परफॉर्मेंस के तौर पे देखने की जो बात आई है
शहरों को, तो उसमें कोविड महामारी को बेहतर ढंग से टैकल करने को लेकर महाराष्ट्र के कल्याण और डोंबिवली तथा बनारस को, उत्तर प्रदेश के बनारस को संयुक्त विजेता घोषित किया गया है। ठीक है, अगर इनोवेटिव आइडियाज़ अवार्ड के तौर पे देखें तो इंदौर को यह प्राइज मिला है, और स्मार्ट केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में चंडीगढ़ को यह शीर्ष पे रखा गया। और स्मार्ट सिटी लीडरशिप अवार्ड की बात की जाए तो अहमदाबाद को फर्स्ट प्राइज, बनारस को सेकंड और रांची को थर्ड स्थान पे रखा गया। इससे अगर प्रश्न पूछे जाएंगे तो इन्हीं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं से पूछे जाने की मैक्सिमम संभावना है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। अब अगला टॉपिक जो इससे जुड़ा हुआ है वह यह है कि एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। उस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट 02। यह प्रोजेक्ट क्या है इस पे हम देख लेते हैं। कई जगह आप देखते हैं कि प्रोजेक्ट 20, 2.0 या 3.0, इस तरह का यह प्रोजेक्ट नहीं है, यह प्रोजेक्ट 02 है। ठीक है, यह प्रोजेक्ट भारत केंद्र सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया। बेसिकली भारत सरकार ने महामारी के तहत अन्य लहरों के कारण या महामारी के लहरों के कारण मांग में, ऑक्सीजन की मांग में तेजी से वृद्धि हुई। इसी तेजी से हुई वृद्धि को, मांग को पूरा करने के लिए, ऑक्सीजन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत सरकार यानी केंद्र सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट 2 शुरू किया गया। यानी ऑक्सीजन, देश में ऑक्सीजन की तीव्र मांग पूर्ति के लिए इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, प्रोजेक्ट 02। ठीक है, यह प्रोजेक्ट जो है प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, भारत सरकार के जो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं उन्हीं के कार्यालय की, उनके ऑफिस की यह पहल है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि चिकित्सा ऑक्सीजन की मांग में जो तीव्र वृद्धि हुई है उसको पूरा किया जाए और देश में इसकी क्षमता को बढ़ाया जाए, और इसी को ध्यान में रखते हुए जो उत्पादन करने वाले हितधारक है उनकी मदद की जाए। इसीलिए यह प्रोजेक्ट 02 शुरू किया गया है। तो ये हमें पता चल गया कि किस उद्देश्य से शुरू किया गया है, और यह किसके कार्यालय के द्वारा, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय या ऑफिस द्वारा इसको शुरू किया गया है। इसका मेन मकसद क्या है कि ऑक्सीजन के उत्पादन करने वाले हितधारकों की मदद करना, ताकि देश में चिकित्सीय या मेडिकल पर्पस से ऑक्सीजन की तीव्र मांग पूर्ति की जा सके। इसके लिए देश में ऑक्सीजन उत्पादन की क्षमता को बेहतर बनाने के लिए ऑक्सीजन उत्पादन धारकों की मदद करना इस प्रोजेक्ट 2 का मेन उद्देश्य है। और किसके कार्यालय के शुरू हुआ? भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय के द्वारा यह पहल शुरू की गई। तो ये आपको याद रखना है। ये 2 मुख्य बिंदु हैं जिस पे सवाल बन सकते हैं, इस टॉपिक पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक है वो यह है कि एक केंद्र सरकार के द्वारा, भारत के केंद्र सरकार के द्वारा डीप ओशियन मिशन की मंजूरी दी गई। कौन सा प्रोजेक्ट है? डीप ओशियन मिशन, या जैसे कि नाम से ही पता है डीप, यह समुद्र से जुड़ा हुआ कोई मिशन है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जून 2021 में, ठीक है, आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल की एक बैठक हुई। आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति की एक बैठक हुई और उस समिति में गहरा सागर मिशन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसको गहरा सागर मिशन भी कहेंगे, डीप ओशियन को गहरा सागर। इसको मंजूरी दी गई। इसके तहत क्या प्रस्ताव लाया गया? इसके तहत
यह किया गया कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा एक मिशन संचालित किया जाएगा। इस मिशन को किस मंत्रालय के द्वारा संचालित किया जाएगा? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा इस मिशन का संचालन किया जाएगा। इस मिशन के अंतर्गत गहरे सागर का सर्वेक्षण किया जाएगा या गहरे सागर में खोज की जाएगी। खोज, अनुसंधान या सर्वेक्षण को बल दिया जाएगा या उस उद्देश्य को पूर्ति हो, जिसमें जैव विविधता और खनिजों के अध्ययन इस मिशन के माध्यम से किया जाएगा। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी एवं खनिज अध्ययन ही इसका उद्देश्य होगा, इस डीप ओशियन मिशन का। ये किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया जाएगा? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा शुरू किया जाएगा। ठीक है, और इसका मेन मकसद क्या है? कि सागर के तल में, सागर के गहराई में रिसर्च करना, खोज करना, सर्वेक्षण करना, ताकि जैव विविधता और खनिजों से जुड़े अध्ययन को इससे मदद मिल सके। ठीक है, इस मिशन के तहत समुद्र में लगभग 6000 मीटर नीचे, यानी लगभग 6 किलोमीटर गहराई तक 3 लोगों को ले जाने के लिए एक वैज्ञानिक सेंसर और उपकरणों के साथ एक पनडुब्बी को विकसित किया जाएगा। ठीक है, और सागर में से ऊर्जा और पेयजल उत्पादन पे भी काम किया जाएगा। मतलब इसका एक उद्देश्य और भी है कि सागर के ऊर्जा, जो सागरीय ऊर्जा है, और दूसरा पेयजल, मतलब सागरीय जल को पेयजल में बदलने जैसे तकनीक या रिसर्च पे भी काम इससे किया जाएगा। तो यह कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य है जिसके तहत इस डीप ओशन मिशन को शुरू किया गया है। और इसके तहत क्या किया जाएगा? लगभग 6 किलोमीटर नीचे तक, समुद्र के नीचे तक ले जाने वाले एक ऐसे पनडुब्बी का निर्माण किया जाएगा जिसमें 3 लोग आसानी से बैठ सके। उस तरह के वैज्ञानिक सेंसर लगे और उपकरणों के साथ इस पनडुब्बी का निर्माण किया जाए। ठीक है, गहरा सागर मिशन का मुख्य उद्देश्य यही है कि भारत सरकार ब्लू इकोनॉमी के क्षेत्र में पहल या ब्लू इकोनॉमी पहल का समर्थन करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ब्लू इकोनॉमी से, ये टर्म आप लोग बार बार सुनते होंगे। ब्लू इकोनॉमी से मतलब है कि समुद्र के संसाधनों और समुद्र के से जितना मैक्सिमम क्या कहें, रिसर्च या फ़ायदा या अनुसंधान या मिनरल के सेंस में कहे या संसाधन के सेंस में कहे, जितना आर्थिक फ़ायदा उठाया जा सके, ये उस ब्लू इकोनॉमी का मुख्य उद्देश्य हो। ठीक है, तो इस पे इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला जो टॉपिक है वो यह है कि एशिया के सबसे बड़े हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन कहाँ पे? पीथमपुर, जो इंदौर के पास है और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। वहाँ पे एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया गया। हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, जो उस समय केंद्रीय मंत्री था, अभी नहीं है, उन्होंने जून के महीने में, जून 2021 में पीथमपुर, जो इंदौर के पास है, एमपी में इंदौर के पास है, यहीं पे इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, यह एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक है। ठीक है, इस ट्रैक का यूज जो है स्पीड टेस्टिंग ट्रैक के रूप में किया जाएगा, स्पीड टेस्टिंग के रूप में किया जाएगा। और इसका उद्घाटन वर्चुअली किया गया है। कोविड का टाइम है, बहुत सारे उद्घाटन क्या है, वर्चुअल तरीके से किए जा रहे हैं। इस हाई स्पीड ट्रैक का प्रयोग ऑटोमोबाइल, मैंने जैसा कि बताया कि पीथमपुर जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए ये पीथमपुर जाना जाता है। यहीं पे यह हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया गया। इस हाई स्पीड ट्रैक का प्रयोग ऑटोमोबाइल कंपनियां ऑटोमोटिव और कंपोनेंट टेस्टिंग के लिए इसका प्रयोग करेंगे। इसकी जो लंबाई है, यह लंबाई 11.3 किलोमीटर है। ठीक है, यह ट्रैक एशिया का सबसे लंबा
ट्रैक है और इसकी लंबाई 11.3 किलोमीटर है। ठीक है, और विश्व में 5वां स्थान रखता है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। और ये 4 लेन का ट्रैक है। कितने? 4 लेन का यह ट्रैक है, जिसका प्रयोग हम टेस्टिंग के रूप में करेंगे। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इसका प्रयोग करेगी। उसी को सपोर्ट करने के लिए इस तरह के ट्रैक का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते, सीधे सीधे पूछ लेगा हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन अभी या निर्माण कहाँ किया गया है, तो इसका एक ही, तो यह पीथमपुर एमपी में किया गया है, जो इंदौर के पास है। आपको इसको याद रखना है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अब अगला एक इंडेक्स है जिसका नाम है एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक या एनीमिया मुक्त इंडेक्स। ठीक है, मुक्त भारत सूचकांक, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21। ठीक है, यह सूचकांक जो है, इस सूचकांक में जो महत्वपूर्ण चीज़ें पूछी जा सकती है वो इसके रैंकिंग के बारे में पूछी जा सकती है कि 2020-21 में एनीमिया मुक्त भारत से जुड़ा हुआ सूचकांक दिया गया है, जिसमें राज्यों के प्रदर्शन के बारे में बताया गया। एनीमिया क्या है? एनीमिया शरीर में आयरन की कमी से जो बीमारी है वही एनीमिया है, और यह हर वर्ग के लोगों में हो सकता है। तो इसी को कम कंट्रोल करने के लिए राज्यों ने जो निष्पादन किया है, जो परफॉर्मेंस दिया है, उसी के आधार पर राज्यों को स्कोर दिए गए हैं, और उसी स्कोर के बेस पे यह सूचकांक या इंडेक्स तैयार किया गया है। इन्हीं इंडेक्स का हमें ध्यान रखना है कि बेहतर परफॉर्मेंस करने वाले, पहला जो सबसे बेहतर परफॉर्मेंस करने वाला राज्य है वो है एमपी। ठीक है, एमपी ने 64.1 स्कोर किया है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है कौन सा? उड़ीसा। ठीक है, दूसरे नंबर पे है उड़ीसा, और तीसरे नंबर पे है हिमाचल प्रदेश, एचपी। जहां उड़ीसा ने 59.3 स्कोर किया है, वही हिमाचल प्रदेश ने 57.1 स्कोर किया। यानी जब अगर इस पे प्रश्न पूछा जा सकता है तो यही पूछा जा सकता है कि एनीमिया मुक्त भारत में शीर्षस्थ राज्य कौन सा है, तो वो सबसे टॉप का राज्य है मध्य प्रदेश, उसके बाद है उड़ीसा, और फिर उसके बाद है हिमाचल प्रदेश। ये हमें याद रखना है, जो सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों में यही है। ठीक है, और इस पे जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो यही पूछे जा सकता है रैंकिंग से जुड़ा। ये सीधे सीधे पूछ देगा कि टॉप 3 राज्यों की रैंकिंग बताएं, तो एमपी, उड़ीसा और हिमाचल प्रदेश, उसमें 4 ऑप्शन दे देगा, उसी में आपको कंफ्यूज करेगा। तो आपको ये तीनों फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों रैंक आपको याद रखना है ताकि आपसे कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और इसी तरह के प्रश्न कई बार गलती कराते हैं, कंफ्यूजन। आप पढ़े रहते हैं, फिर आपको उस समय ध्यान आता है, या आपको पहला बस राज्य याद रहता है, ये 2 राज्यों का क्रम याद नहीं रहता है, फिर उसमें फंसते हैं। तो कम से कम टॉप 3 राज्यों के बारे में आप इसको जरूर याद रखिए। इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं या पूछे जाने की संभावना है। इस तरह से पूछे भी गए हैं, क्योंकि यह सब सूचकांक कई वर्षों से आ रहे हैं, ये पहला बार नहीं आ रहा है। तो इस तरह के सूचकांक पर कई बार अलग अलग एग्जाम्स में प्रश्न बनते हैं और पूछे जाते हैं, तो आपको इसको ध्यान रखना है। अब तीसरा जो अगला जो टॉपिक है वो यह है कि सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स, सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स या सूचकांक, इसी को एसडीजी भी बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसी को सतत विकास लक्ष्य बोलते हैं या एसडीजी भी बोलते हैं। ठीक है, इस एसडीजी के लक्ष्य को लेकर राज्यों के, भारत के राज्यों के जो प्रदर्शन है उसको आधार बना के एक सूचकांक बना जारी किया गया। ठीक है, कि अलग अलग राज्यों जो इसके जो 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं मुख्य रूप से, इन 17 लक्ष्य को लेके
अलग अलग राज्यों का प्रदर्शन क्या है उसको बेस बना के राज्यों के बीच रैंकिंग जारी की गई है। कौन सा राज्य कितना रैंकिंग पे है, ये इसका सूचकांक है। और इससे प्रश्न पूछे गए हैं लास्ट, क्योंकि ये कई वर्षों से आ रहे हैं। 2015 से 30 के बीच में इस सतत विकास लक्ष्य को पूरा करना है। ये विश्व स्तर पे भी इसके रैंकिंग आती है और भारत भी अपने राज्यों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने के लिए सतत विकास लक्ष्य के प्राप्त करने को लेकर यह इंडेक्स जारी करता है, ताकि राज्यों को अपने रैंकिंग के आधार पर सुधार करने का मौका मिल जाए और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए वो प्रेरित हो। अलग अलग राज्यों से एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो, एक हेल्दी कंपटीशन बने, इसीलिए इस तरह के सतत विकास लक्ष्य को जारी किया जाता है। तो यह जो सतत विकास इंडिया इंडेक्स सूचकांक जारी किया गया है, इसको हम देख लेते हैं। भारत के इस सतत विकास लक्ष्य सूचकांक का यह कौन सा तीसरा संस्करण है, तीसरा संस्करण है, यानी तीसरा एडिशन है ये। इससे पहले 2 एडिशन जारी किए गए हैं। और यह कौन जारी करता है, यह नीति आयोग जारी करता है। ये जरूर याद रखिएगा कि भारत के राज्यों के लेके जो सतत विकास लक्ष्य का इंडेक्स जारी करने वाली संस्था है नीति आयोग, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इस सतत विकास लक्ष्य में जो 2020-21 के लिए जारी किया गया है, इस सतत विकास लक्ष्य में एक बार इससे पिछले वर्ष भी केरल टॉप पे था, इस बार भी केरल टॉप पे है, यानी केरल जो है टॉप या शीर्ष राज्य है इस। और सबसे निचला जो राज्य है या सबसे निम्न स्थान प्राप्त करने वाला जो राज्य है वो है बिहार। ये हमें याद रखना है कि भारत के राज्यों के बीच जो सतत विकास लक्ष्य है इंडिया इंडेक्स है, उसमें केरल शीर्ष पे है और बिहार जो है निम्न स्थान पे बना हुआ है। केरल पिछले वर्ष के लिस्ट में भी, पिछले वर्ष के इंडेक्स में भी शीर्ष पे था और इस वर्ष के इंडेक्स में भी शीर्ष पे है। केरल के बाद जो दूसरा स्थान आता है वो किसका आता है, हिमाचल प्रदेश का और तमिलनाडु का। HP प्लस तमिलनाडु, ये दूसरे रैंक पे आते हैं, ठीक है। तो इस तरह के या तो आपके रैंकिंग पूछी जा सकती है या इस तरह के ये पूछा जा सकता है शीर्ष राज्य कौन है, या सबसे बुरा प्रदर्शन या सबसे निम्न स्तर का प्रदर्शन करने वाला राज्य बिहार है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। केंद्र शासित राज्यों की अगर बात करें, यूटी की बात करें, तो यूटी में जो चंडीगढ़ है वो सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला राज्य है और फिर दूसरे नंबर पे दिल्ली आता है। लेकिन ये दोनों याद रखिएगा, हो सकता है इस दोनों में कन्फ्यूजन हो जाए, तो इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। तो इससे जो सतत विकास लक्ष्य है, इससे जो प्रश्न बन सकता है वो ऐसा ही बन सकता है, ठीक है। तो आपको ये सारे याद रखने हैं। जो खराब प्रदर्शन वाले राज्य हैं बिहार हैं, झारखंड है और असम है, खंड है और असम है। ये सबसे नीचे से बेहतर खराब प्रदर्शन करने वाला बिहार, उसके बाद झारखंड, उसके बाद असम आता है। और सबसे बढ़िया प्रदर्शन करने वाला केरल है, फिर हिमाचल प्रदेश है और तमिलनाडु है। तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। एक चीज़ और हम इसमें देख सकते हैं जो महत्वपूर्ण है, वो यह है कि देश का ओवरऑल जो SDG इंडेक्स है वो लगभग 6 अंक बढ़ा है। यानी अगर पूरे देश के ओवरऑल SDG इंडेक्स जो इंडेक्स है वो 6 अंक बढ़ के 66 हो गया है। मतलब पिछले वर्ष यह 60 पे था, 2019-20 में यह 60 पे था, अब यह 20-21 में 66 हो गया, यानी 6 अंक बढ़ गया। तो इस पे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लेकिन इससे पूछे जाने की संभावना कम है। उससे 2021 से ही पूछे जाएंगे और नॉर्मल ही प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुत टफ प्रश्न नहीं पूछेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखना है, जो 2019-20 का SDG इंडेक्स बना था और 2020-21 का SDG जो इंडेक्स बना, इसमें कुछ चीज़ें तो
बहुत ज़्यादा फोकस किया गया। जैसे 2020 में भारत का जो वैश्विक एसडीजी सूचकांक था वो 66 अंक रहा है, ठीक है, जो 2019 में 60 था, ये जो हमने बताया, ठीक। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना है, इस बार जो हेल्थ केयर सेक्टर है, खासतौर से कोविड के बाद, कोविड के स्थिति के बाद जब कोविड आया, हेल्थ केयर सेक्टर जो है ने भारत में काफ़ी विकास किया है और इसी के कारण यह 6 अंकों का इजाफा हुआ है, ठीक है। तो ये इतना बड़ा जो 6 अंक बढ़ा है वो बेसिकली हेल्थ केयर सेक्टर के तेज़ी से विकास करने के कारण कोविड की परिस्थितियों में, इसीलिए इस तरह के अंक बढ़े हैं। खासतौर से जो बहुत सारे पैरामीटर हैं जिसको ध्यान में रख के एसडीजी गोल को निर्धारित किया जाता है, उस एसडीजी गोल में जो हेल्थ केयर सेक्टर है उसमें 13 अंकों की वृद्धि हुई है, ठीक है, 13 अंकों की वृद्धि हुई है और ओवरऑल इस हेल्थ केयर सेक्टर के कारण 6 अंकों की वृद्धि हुई है भारत के एसडीजी इंडेक्स में, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आपको याद रखना है और इसी तरह के प्रश्न पे क्वेश्चन बनते भी हैं। तो हमेशा इस तरह के प्रश्नों को हल्के में नहीं लेना है कि इस तरह के प्रश्न नहीं पूछेंगे। कई बार ऐसे कन्फ्यूजिंग प्रश्न पूछते हैं, यही छोटे छोटे अगर 3-4 प्रश्न पूछे लिए गए और उस पर आप सटीक आपको याद नहीं है तो आपसे गलती हो जाती है, 5-6 नंबर का नुकसान हो जाता है। और आप जानते ही हैं एक नंबर से 1,000 बच्चे इंटर करते हैं और बाहर होते हैं, तो आपको ये सारी छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगला जो वो है कि ये एसडीजी सूचकांक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि मैंने शुरू में बताया भी कि एसडीजी सूचकांक जो है ये भारत में इसकी शुरुआत कब, ये तीसरा रिपोर्ट है तो इसकी शुरुआत दिसंबर 2018 में की गई। मतलब राज्यों को लेकर जो एसडीजी इंडेक्स बनाने की बात है वो 2018 में की गई, क्योंकि 2021 वाला जो इंडेक्स है वो तीसरा एडिशन, यानी इससे पहले 2 ही एडिशन आए हैं, तो 2018 में इसको शुरू किया गया है। यह देश में एसडीजी के प्रगति, जिसके बारे में मैंने बताया कि 17 जो लक्ष्य एसडीजी के तहत निर्धारित किए गए हैं, उन्हीं लक्ष्यों के प्रगति को की निगरानी को ध्यान में रख के इंडेक्स जारी किया जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। इस सूची में राज्यों के सामाजिक, आर्थिक या और पर्यावरणीय जो स्थिति है उसका आकलन किया जाता है। मतलब सोशल सेक्टर में, इकोनॉमिक सेक्टर में और इन्वायरमेंटल कंडीशन के बारे में, राज्यों के बारे में आकलन किया जाता है और फिर उस बेस पे यह इंडेक्स तैयार किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर हेल्थ केयर, सफाई, सुरक्षा, पेयजल या उत्पादन या ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत, रोजगार जैसे 17 क्षेत्रों में 2020 तक के विकास का एक लक्ष्य तय किया है और उसी लक्ष्य को अलग अलग देशों में इसको प्राप्त करने के अलग अलग तरीके से अपने गोल निर्धारित किए जा रहे हैं, कानून बनाए जा रहे हैं, बहुत सारे परियोजनाएं शुरू की जा रही है। उसी के तहत भारत में भी बहुत सारी चीज़ें अलग अलग राज्यों के द्वारा भी की जा रही है और सेंटर के द्वारा, यानी केंद्र सरकार के द्वारा भी की जा रही है और उसी बेस पे यह सूचकांक तैयार भी किया। तो आपको एक मोटा मोटी अंदाज़ा हो गया कि एसडीजी गोल है क्या, और बेसिकली यह आदमी समाज के या राज्य के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिति को बेहतर बनाने का एक गोल है, ठीक है, ताकि मनुष्य का जीवन एक बेहतर सामाजिक आर्थिक तरीके से तो बेहतर हो ही हो, पर्यावरणीय दृष्टि से भी बेहतर हो। इसको ध्यान में रख के यह एक ओवरऑल 17 लक्ष्यों को तैयार किया गया एसडीजी गोल के तहत और उसको संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अलग अलग पूरे विश्व लेवल पर प्राप्त करने के लिए देशों को प्रेरित किया गया है और इसी के तहत ये सारे सूचकांक जारी किए जा रहे हैं, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं इस चीज़ों को। फिर जो अगला टॉपिक है उसको भी देख लेते हैं। अगला टॉपिक इसी से जुड़ा हुआ है, लेकिन यह चूंकि वो पिछला राज्यों से जुड़ा हुआ था, राज्यों के इंडेक्स से जुड़ा हुआ था, ये पूरे विश्व के इंडेक्स से जुड़ा। सतत विकास लक्ष्य में भारत 2 स्थान पिछड़ गया है, यह मुद्दा है। सतत विकास लक्ष्य में यानी एसडीजी में, लक्ष्य में एसडीजी में भारत की रैंकिंग 2 रैंक पीछे चला गया है। मतलब अब जो रैंक है वो 117 है, इससे पहले क्या था 115 था, यानी 2 रैंकिंग का नुकसान हुआ है। 2 रैंक और नीचे खिसक गया है भारत की रैंकिंग पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में।
इस संयुक्त राष्ट्र के तहत कितने, यूएन के तहत 193 देश है। इन 193 देशों के बीच जो इंडेक्स तैयार किया गया है उसमें अब इंडिया की रैंकिंग कितने हैं, 117वां रैंक है, जो कि पिछले वर्ष 2019 में यह 115 था, 2020 में यह 117 रैंक चला गया, यानी 2 अंकों की गिरावट आई है। यह जो संयुक्त राज्य की तरफ से यूएन के तरफ से जून के महीने में, जून 2021 में एक रिपोर्ट जारी की गई। वो रिपोर्ट थी भारत में पर्यावरणीय इन्वायरमेंट की स्थिति की रिपोर्ट। भारत में पर्यावरणीय स्थिति रिपोर्ट यह किसके द्वारा जारी की गई, यूनाइटेड नेशन के द्वारा जारी। इसी में यह तथ्य सामने आया है कि इसकी रैंकिंग 2 रैंक पीछे खिसक गई। ठीक है, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि भुखमरी समाप्त करने या खाद्य सुरक्षा हासिल करने, ठीक है, लैंगिक समानता हासिल करने और लचीले अवसंरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने, समावेशी यानी इंक्लूसिव और सतत यानी सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देने जैसे चुनौतियों को लेके, जैसे चुनौतियां भारत के सामने अभी भी बनी हुई है और उसी के आधार पर यह रैंकिंग 2 अंक पीछे खिसकी है। यानी भुखमरी, खाद्य सुरक्षा, लैंगिक समानता और एक फ्लेक्सिबल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण तथा इंक्लूसिव और सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे चुनौती के कारण जो इंडिया में अभी भी बनी हुई है, इसी के कारण यह रैंकिंग 2 अंक पीछे खिसकी। और इसी रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भारत की जो रैंकिंग है यह साउथ एशिया के कुछ देश जैसे कि भूटान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश से भी नीचे चली गई है। ठीक है, भारत की स्थिति भूटान, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, श्रीलंका जैसे देशों और बांग्लादेश देश से भी नीचे चली गई है इसकी रैंकिंग। तो ये सोचनीय है थोड़ा एसडीजी गोल को लेके। अगर भारत को सीरियस होना पड़ेगा और इस गोल को प्राप्त करने के लिए तो कुछ विधि के स्तर पे, कुछ परियोजना के स्तर पे, कुछ वैचारिक स्तर पे बदलाव लाकर हम इस गोल को और बेहतर ढंग से पा सकते हैं और सरकार इसके लिए प्रयास भी कर रही है। लेकिन अभी जो वर्तमान स्थिति है, कोविड के कारण 2 रैंक पीछे खिसकी। ठीक है, और इस गोल को 2030 तक प्राप्त करना है। ठीक है जी, तो ये एसडीजी गोल को 2030 तक प्राप्त करना है, जो कि 2015 से शुरू हुई है। यानी यह 15 साल का लक्ष्य है। पूरे विश्व के लिए यह लक्ष्य है, या यूनाइटेड नेशन के जो 193 देश हैं उनके लिए यह लक्ष्य निर्धारित किया गया। तो इस पे जो प्रश्न बन सकता है वह यही बन सकता है सीधे सीधे कि सतत विकास जो गोल है वो 2021 के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या वर्तमान में अब क्या है, तो यह 2 रैंक पीछे खिसक के 115 से 117 पे आ गई है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपको इसका ध्यान रखना है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अगला टॉपिक है रायसीना डायलॉग या रायसीना संवाद। रायसीना संवाद या रायसीना डायलॉग, यह जो रायसीना डायलॉग है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यह रायसीना डायलॉग जो है, यह डायलॉग बेसिकली जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स यानी भू राजनैतिक, जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स यानी भू राजनैतिक और भू आर्थिक मुद्दों पर चर्चा के लिए भारत की पहल है, और भारत की पहल पर यह आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक सम्मेलन है। यानी यह प्रत्येक वर्ष यह सम्मेलन किया जाता है, और यह किसके द्वारा किया जाता है? भारत के द्वारा। ठीक है, किस उद्देश्य से?
जियोपॉलिटिक्स यानी भू राजनीतिक और भू आर्थिक यानी जियो इकोनॉमिक्स के मुद्दे पे यह भारत की पहल है। ठीक है, इसका पहला आयोजन जो है वह 2016 में हुआ था। पहला आयोजन 2016 में हुआ था। ठीक है, ये हमें याद रखना है। यह एक ऐसा बहुउद्देशीय सम्मेलन है जिसमें विभिन्न राष्ट्रों के नीति निर्माता, निर्णयकर्ता, बड़े बड़े ऑफिसर्स, पॉलिटिशियन, जर्नलिस्ट और ट्रेड और कॉमर्स से जुड़े हुए रिप्रेजेंटेटिव यानी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी इसके प्रतिनिधि बन के इस मंच में शामिल होते हैं। ठीक है, तो यह इतना बड़ा एक संवाद है, डायलॉग है, जो कि बहुउद्देशीय है। अभी हमने बताया इसका बहुत बड़ा उद्देश्य, अगर इसको शामिल किया जाए तो यह जियो इकोनॉमिक्स और जियो पॉलिटिक्स दोनों से जुड़ा हुआ, यानी एक तरह से देखें तो यह ग्लोबलाइजेशन से जुड़े हुए मुद्दों को देखता है। ठीक है, अब इससे जुड़ा हुआ जो नई घटना घटी है, जो करंट अफेयर्स का विषय है, उस पर बात कर लें। भारतीय विदेश मंत्रालय और दिल्ली स्थित ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, इन दोनों के ने संयुक्त रूप से इस रायसीना डायलॉग के वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया है। ठीक है, और इसका उद्घाटन किसने किया? पीएम ने, देश के पीएम श्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल के महीने में 13 अप्रैल से 16 अप्रैल तक ये चला है, अप्रैल 2021 में इसका उद्घाटन किया। और किस तरीके से? वर्चुअल तरीके से इस सम्मेलन को जारी किया गया। हम जानते हैं कि अभी जितने भी सम्मेलन हो रहे हैं वो वर्चुअल तरीके से ही हो रहे हैं। कोविड के कारण, कोविड महामारी के कारण यह जितने भी सम्मेलन अभी आज के डेट में आयोजित किए जा रहे हैं वो मैक्सिमम वर्चुअल तरीके से ही किए जा रहे हैं। ठीक है, इसका जो थीम है वो कोविड महामारी, कोविड-19 से ही जुड़ा हुआ है। इसका थीम जो है कोविड-19 से ही जुड़ा हुआ है। इसका थीम है वायरल वर्ल्ड आउटब्रेक्स, आउटलायर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल। ये इसका थीम है। ठीक है, वायरल वर्ल्ड आउटब्रेक्स, आउटलायर एंड आउट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, यह कोविड-19 से जुड़ा हुआ थीम है। ठीक है, अप्रैल यानी 13 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कोरोना महामारी की दूसरी लहर में उसके संदर्भ को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, संबोधित किया इस सम्मेलन को, और इसका उल्लेख करते हुए इस महामारी के विरुद्ध लड़ाई के लिए वैश्विक एकजुटता की बात की। कोविड के लिए वैश्विक या ग्लोबल लेवल पर एकजुटता की बात पीएम नरेंद्र मोदी ने इस रायसीना है। इसके जो चीफ गेस्ट थे इस रायसीना डायलॉग का या रायसीना संवाद का, वो रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कगामे थे। रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कगामे थे और दूसरे थे डेनमार्क के प्रधानमंत्री। वो कौन थे? मेट फ्रेडरिक्सन। ये दो लोग चीफ गेस्ट थे, मुख्य अतिथि थे ये रायसीना डायलॉग के। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन से दो देश के जो प्रधान थे वो इसके मुख्य अतिथि थे। तो एक रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कगामे और दूसरे डेनमार्क के पीएम कौन? मेट फ्रेडरिक्सन। इनका नाम भी आपको याद रखना है और यह देश का नाम भी याद रखना है। इससे रायसीना हिल पे जो अगर प्रश्न पूछा गया तो इसके थीम पे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसका थीम क्या था। तो वायरल वर्ल्ड आउटब्रेक्स, आउटलायर एंड आउट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, या इसके मुख्य अतिथि के रूप में पूछा जा सकता है तो रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कगामे और डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेट फ्रेडरिक्सन।
इस पे सवाल ऐसे ही पूछे जा सकते हैं और पूछे जाने की संभावना बहुत है। ठीक है, इस पे मैं वही सारे टॉपिक को कवर कर रहा हूँ यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और ये जैसा कि मैंने बताया कि 13 तारीख से लेकर 16 अप्रैल तक 2021 तक यह संवाद या यह डायलॉग चला है, यह सम्मेलन चला है। इस सम्मेलन में 50 देशों के लगभग 150 कंट्रीज के 150 वक्ताओं ने भाग लिया। 50 से अलग सत्रों में इसमें विचार रखे गए। इसमें बड़े बड़े देशों के बड़े बड़े प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विदेश मंत्री, इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो यह सम्मेलन काफ़ी सफल रहा और कोविड को ध्यान में रखते हुए तो ये काफ़ी सफल माना जा रहा है। ठीक है, तो इस पे इसी तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आपको इसको याद रखना है। अगला जो टॉपिक है वो उसको हम देख लेते हैं। अगला टॉपिक है इको शॉक। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का की एक काउंसिल है जिसका नाम है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल या संयुक्त राष्ट्र की एक काउंसिल है। ठीक है, इसी के लिए भारत का निर्वाचन हुआ है 2 वर्षों के, 2022 से लेकर 2024 के लिए भारत इसके सदस्य के रूप में निर्वाचित हुआ। इसका एक आर्थिक और सामाजिक परिषद या इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसको क्या इको शॉक भी बोलते हैं, इस तरह के टर्म भी यूज किए जाते हैं। इसी के लिए भारत जो है 2 वर्षों के लिए निर्वाचित हुआ है, 2022 से 2024 के लिए। इसीलिए यह चर्चा में है और इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की कौन सी संस्था के लिए भारत अभी निर्वाचित हुआ है। 4 ऑप्शन में यह ऑप्शन भी दिया जा सकता है। यह परिषद जो है वह संयुक्त राष्ट्र संघ का या संयुक्त राष्ट्र विकास प्रणाली का एक केंद्रीय निकाय है, मतलब महत्वपूर्ण बॉडीज में से एक है, तथा सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे गोल के लिए, ठीक है, विकास के लिए यह सामूहिक प्रयास को बढ़ावा देता है। यानी यह जो है यूएन का एक महत्वपूर्ण बॉडी है और यह पूरे दुनिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने का काम करता है, उसके लिए काम करता है। जैसे एसडीजी जैसे गोल वगैरह के लिए भी यह काम करता है, तो इसीलिए इसको ध्यान रखना है। यह यूनाइटेड नेशन के 6 प्रमुख अंगों में से एक है इकोसॉक। तो ये बहुत महत्वपूर्ण निकाय है यूनाइटेड नेशन का और इसका सदस्य जो है भारत 2 वर्षों की। इकोसॉक की सदस्यता के लिए जो चुनाव हुआ है उस चुनाव में भारत को अफगानिस्तान, कजाकिस्तान और ओमान के साथ एशिया और प्रशांत देशों की श्रेणी में चुना गया है। मतलब ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि इकोसॉक के लिए जो निर्वाचन हुआ है उस निर्वाचन में एशिया प्रशांत की श्रेणी में भारत के साथ साथ और किन किन देशों को चुना गया है। तो एक है अफगानिस्तान, दूसरा है ओमान और तीसरा है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान। तो ये 3 देशों के साथ भारत को भी एशिया प्रशांत श्रेणी में चुना गया है। इस पर यही प्रश्न बन सकता है, तो इसको जरूर याद रखना है। जो ये सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने वाली ये जो संस्था है इकोसॉक, इसके जो मेन उद्देश्य है उसका मेन उद्देश्य यह है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पूरे दुनिया में बढ़ावा दिया जाए। सतत विकास के 3 प्रमुख आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण क्षेत्र में विकास को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, यह 54 सदस्यीय, इसके 54 सदस्यीय यह बॉडी है, ठीक है, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1945 में की। ये याद रखना है, ठीक है।
ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि इकोसॉक जो है वो यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है, वो किस तरीके का काम करती है। तो यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे गोल को प्राप्त करने के लिए या बढ़ावा देने के लिए पूरे दुनिया में काम करती है। यह सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण के विकास को ध्यान में रख के काम करती है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपको इस तरह से सारे टॉपिक को पढ़ते जाना है। किसी चीज़ को, किसी टॉपिक पे कैसे प्रश्न बन सकते हैं इसका ज़रूर ध्यान रखना है। अगर इस तरह से आप इसको टॉपिक वाइज देखने लगे, टॉपिक को इसी तरीके से पढ़ने लगे, तो आपके लिए प्रश्न को टैकल करना, प्रश्न को पकड़ना, एग्ज़ाम में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं इसका आप आसानी से आकलन कर सकते हैं और उसी बेस पे आप तैयारी कर सकते हैं। इस तरह से क्या होगा, एक स्मार्ट तैयारी हो जाएगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा और आपके प्रश्न इजीली आप टैकल कर सकते हैं। चलिए, अगला जो टॉपिक है वो है कि सिंधु दुर्ग, ये कहाँ पे है? सिंधु दुर्ग महाराष्ट्र में। सिंधु दुर्ग महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र सरकार ने मार्च 2021 में सिंधु दुर्ग, ये क्या है, एक जिला है, सिंधु दुर्ग जिले के पश्चिमी घाट के अंबोली में, यह जिले के एक अंदर जगह है अंबोली, जो पश्चिमी घाट का क्षेत्र है अंबोली। ठीक है, इसी अंबोली में उस क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल, जैव विविधता विरासत स्थल जो है के रूप में घोषित किया है। और इस तरह के प्रश्न मैंने आपको पहले भी वीडियोज़ में या क्लासेज में बताया है कि इन्वायरमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बन चुका है। ये इससे जुड़े हुए यूपीएससी में भी, पीसीएस में भी हर जगह प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो यह इन्वायरमेंट से जुड़े हुए जो भी टॉपिक है उसको अच्छे से कवर करें, उससे प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा बन रही है। हर आयोग, चाहे स्टेट लेवल हो चाहे यूपीएससी हो, इन्वायरमेंट को फोकस करके सवाल पूछने लगा है, अच्छा खासा सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो ये इसीलिए टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाता है। सिंधु दुर्ग जिले के अंदर अंबोली एक क्षेत्र है, उसको जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। यह पश्चिमी घाट का क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पे एक मीठे पानी की दुर्लभ मछली की प्रजाति भी खोजी गई है। इसी कारण इसको जैव विविधता स्थल के रूप में घोषित किया गया। इस मीठे पानी की जो नई मछली की जो नई प्रजाति है, इसका नाम है सिस्टूरा हिरण्यकेशी मछली। मीठे पानी की मछली है जिसका नाम है सिस्टूरा हिरण्यकेशी। ये पूछा जा सकता है कि नए ताजे पानी की नई मछली की प्रजाति सिस्टूरा हिरण्यकेशी किस राज्य में खोजी गई है? तो यह महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग जिले के अंबोली क्षेत्र में खोजी गई है। इसीलिए इसको जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है। ये दोनों टॉप पॉइंट आपको याद रखने हैं, इस तरह के प्रश्न। एक चीज़ और इस पे ध्यान दे देते हैं कि ये मछली का जो नामकरण हुआ है वो उस क्षेत्र को आधार बना के हुआ। अंबोली गांव के पास, इस अंबोली गांव के पास एक नदी गुजरती है जिसका नाम है हिरण्यकेशी, हिरण्यकेशी नदी। इसी नदी के नाम पे, जिसमें यह ताजे पानी की मछली पाई जाती है, इसी नदी में इसी के नाम पे उसका नामकरण हुआ है, इसका पिछला नाम हिरण्यकेशी रखा गया। ठीक है, सिस्टूरा एक छोटी और रंगीन मछली है जो कि ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा वाले मीठे पानी में या जलधाराओं में निवास करती है। इसीलिए इस मछली का नाम सिस्टूरा हिरण्यकेशी। ठीक है, इस मीठे पानी के प्रजाति के निवास स्थान जैव विविधता विरासत स्थल घोषित करने का यह निर्णय इसीलिए लिया गया है क्योंकि यह एक दुर्लभ मछली की प्रजाति है और यह जो है विलुप्त होने के कगार पे है। इसीलिए इसको जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है।
और यह जो ताजे पानी की दुर्लभ मछली है जो विलुप्त होने का कगार पे है, उसका नाम सिस्टूरा हिरण्यकेशी। और यह सिंधु दुर्ग जिले महाराष्ट्र के अंबोली गांव, जहां एक नदी बहती है हिरण्यकेशी नदी, इसी में यह ताजे पानी की मछली पाई जाती है। ठीक है, तो इससे जो प्रश्न पूछा जा सकता है तो यही पूछा। अब आइए एक और, जब इन्वायरमेंट को देख रहे हैं तो एक और इससे जुड़ा हुआ टॉपिक भी कवर कर लेते हैं। असम में रायमोना रिजर्व राज्य का 6वां और देहिंग पटकाई राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है। ठीक है, इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बात भी इसके साथ जोड़ देंगे जो कि पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और नेशन राष्ट्र के स्तर पर भी इसकी तुलना अलग अलग राज्यों से भी कर देंगे, ताकि अगर किसी से कंपैरिजन करके भी प्रश्न पूछे तो आप आसानी से प्रश्न को कर सकें। तो असम राज्य का 2 रिजर्व जिसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, एक है रायमोना रिजर्व, रायमोना रिजर्व, और दूसरा है देहिंग पटकाई। इन दोनों को क्या घोषित किया गया है? राष्ट्रीय उद्यान राज्य के द्वारा घोषित, राज्य के द्वारा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। यह कहाँ पे है? असम में। अब आइए बारी बारी से इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। रायमोना जो है, रायमोना रिजर्व, यह वहाँ का कोकराझार जिले में है। कहाँ? कोकराझार, झार जिले में है। असम के कोकराझार जिले में यह है, जो कि लगभग 420 से 22 वर्ग किलोमीटर का एक वन्यजीव निवास स्थान। और यह जो वहाँ का मनस टाइगर रिजर्व है उससे सटा हुआ है, यानी उसके पश्चिमी पार्ट से यह जुड़ा हुआ है रायमोना रिजर्व, और इसी को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया। ठीक है, दूसरा देहिंग पटकाई। देहिंग पटकाई जो है, यह इसको वर्षा वन के नाम से भी जाना जाता है। वर्षा वन के नाम से भी इसको जाना जाता है। देहिंग पटकाई को वर्षा वन के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ वनस्पति और जीवों की विविधता बड़े स्तर पर पाई जाती है। इसे वन्यजीव अभयारण्य के रूप में 2004 में मान्यता मिली थी, और इसमें जैव विविधता और जीव से और पौधों से, वनस्पति से जुड़ी हुई जैव विविधता बड़े स्तर पर पाई जाती है। तो ये दोनों, इसको राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। यह 6वां है और यह 7वां है, यानी इससे पहले 5 उद्यान ऑलरेडी थे जिसको हम जान लेते हैं, क्योंकि इस पे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला है काजीरंगा, यह भी राष्ट्रीय उद्यान है। दूसरा है मनस, तीसरा है नामेरी, तीसरा है मनस, तीसरा है नामेरी। ठीक है, ये 2 रायमोना रिजर्व और देहिंग पटकाई के अलावा मनस, काजीरंगा, नामेरी, ओरंग, ये 4, और 5वां है डिब्रू सैखोवा। डिब्रू सैखोवा, यानी रायमोना रिजर्व और देहिंग पटकाई के अलावा काजीरंगा, मनस, नामेरी, ओरंग और डिब्रू सैखोवा, ये 5 राष्ट्रीय उद्यान ऑलरेडी असम में थे। यह 6वां रायमोना रिजर्व और 7वां देहिंग पटकाई। ये मैं बार बार नाम इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो, इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर राष्ट्रीय स्तर पे इसकी बात की जाए तो राष्ट्रीय स्तर पे क्या देखते हैं कि एमपी और एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है अंडमान निकोबार। निकोबार द्वीप समूह, इन 2 राज्यों में 9 राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय
उद्यान है सबसे ज़्यादा। अगर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किसी राज्य में है तो एमपी में और अंडमान निकोबार में। उसके बाद दूसरा स्थान जो आता है वो असम का ही आता है। असम में अब कितने हो गए हैं? 7 राष्ट्रीय उद्यान। तो इस तरह का रैंकिंग भी पूछ सकता है, सॉरी उद्योग लिख दिया मैंने। इस तरह का रैंकिंग भी पूछ सकता है राष्ट्रीय उद्यान का। तो असम में 7 राष्ट्रीय उद्यान है और एमपी और अंडमान में 9 राष्ट्रीय उद्यान। ये हमें याद रखना है। इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इस तरह के प्रश्न बनते भी हैं। तो आज का टॉपिक हम यहीं का समाप्त करते हैं। आज हमने कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक देखे और ये वो टॉपिक हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाने की अलग अलग एग्जाम में बहुत ज़्यादा संभावना है। ठीक है, अलग अलग पीसीएस में, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, झारखंड पीसीएस हो या अन्य कोई भी एग्जाम हो, एनडीए सीडीएस, इन सारे एग्जाम्स में इस तरह के टॉपिक से लगातार प्रश्न पूछे जाते रहे। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, हम लोग तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगातार देखते रहते हैं, उससे आने वाले प्रश्नों को देखते हैं, किस टॉपिक को कैसे कवर कर रहा है, कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसी को बेस बना के प्रीवियस ईयर्स के बहुत सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को बेस बना के हम इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं, ताकि आपके पीसीएस एग्जाम में वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो जाए जहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना प्रबल है। ठीक है, तो आज हम यही क्लास को ख़त्म करते हैं। अगर इससे जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई नया टॉपिक आपको पसंद आए पढ़ना हो तो भी आप उस टॉपिक को मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि हम ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू सो मच।